एवरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का नहीं है, 9th का है एंड ये इंग्लिश का चैप्टर है बेसिकली। तो इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। देखिए ये चैप्टर जो है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में है, जिसके बारे में आप समझ ही सकते हैं इस टाइटल से ही। तो आप गेस करो कि कौन हो सकता है। देखिए अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो दुनिया में एक ही इंसान ऐसे हैं जो अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं, जिनका दिमाग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा बड़ा था, विच इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यस, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, हु इज़ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हम सब ने कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर सुना होगा, ज़रूर, और नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। और इनके बारे में ही है ये चैप्टर, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्होंने मतलब हमारी वर्ल्ड में कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ की जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं जहाँ से बिलोंग करते थे, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे इंसान के बारे में पढ़ना ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग टू नो कि क्या ऐसी ख़ास बात थी कि इन्होंने ऐसा क्या ख़ास किया इस दुनिया के लिए, और ये दुनिया के लोग क्यों इनके बारे में इतना पढ़ते हैं। एंड हर बच्चे बच्चे की भी ज़ुबान पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम होता ही, और कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इनका नाम सुनते हैं। तो देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से बिलोंग करते थे, एक जगह था अल्ब ULM, तो वहाँ से मतलब उनका होम टाउन है ये। और वो जब करीबन 2.5 years ओल्ड थे, जब वो 2.5 साल के थे, 2.5 साल के, तो पता चला कि उनके थोड़े बड़े दिमाग के कारण, ड्यू टू लार्ज हेड ऑफ हिज माइंड, उनका जो दिमाग था थोड़ा सा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बड़ा था। तो ये तो मतलब अजीब सी बात है कि कैसे किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से किसी का दिमाग बड़ा हो सकता है, और वो इंसान फिर नॉर्मल कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे इंसान तो फिर एबनॉर्मल है, क्योंकि बड़ा है तो फिर वो इंसान कैसे जिंदा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जब वो 2.5 साल के थे तो पता चला उनका दिमाग थोड़ा सा बड़ा है, और वो कोई भी चीज़ 2 बार बोलते थे। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो वो कोई भी चीज़ 2 बार बोलते थे। तो फिर क्या हुआ ना कि इनके जो क्लासमेट्स थे, ये भी इनको मतलब थोड़ा अलग से ट्रीट करते थे, और ये ज़्यादा लोगों में घुल मिल नहीं पाते थे, क्योंकि ये इनका दिमाग बड़ा था, और ये हमेशा कुछ भी डिस्कवरीज रिलेटेड चीज़ें या ऐसी चीज़ें सोचते थे जिससे वो वहाँ पे अपनी माइंड को यूज़ करते थे जहाँ पे कुछ आउटकम निकल के आए। मतलब वो हमेशा कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में ही ज़्यादा सोचते थे, ना कि ज़्यादा खेल कूद, ये सब में उनका कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोरिंग ब्रदर भी कहते थे इनके फ्रेंड्स, इनके स्कूल के अंदर। तो फिर जब वो 6 साल के हुए तो वो वॉयलिनिस्ट भी बने। जो वॉयलिन होता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत अच्छा बजाते थे, एंड उन्होंने वो भी सीखा और बजाते थे वो। इसके बाद जब वो 15 years के हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ खास इनको सीखने को भी नहीं मिल रहा था, और ना ही वहाँ का इन्वायरमेंट इनको इतना जच भी रहा था। तो फिर इनकी जो सिस्टर है, मज़ा मज़ा इनकी सिस्टर थी, तो इसको भी ये चिढ़ाते थे, एंड वो भी मतलब ऐसी जो सिबलिंग्स फाइट्स वगैरह होती हैं, तो ये क्योंकि हर चीज़ 2 बार ड्यू टू लार्ज माइंड ये बोलते थे, तो वो भी इनका मजाक उड़ाती थी, है ना। और इनको काफ़ी कुछ एम्बैरेसमेंट टाइप का फेस करना पड़ा। जैसे होता है ना कि हमें क्लास में बुली करते हैं लोग, या फ्रेंड जोन में कहीं पे भी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बचपन इतना भी सुनहरा नहीं रहा, लेकिन वो इन सब चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो बिल्कुल खुल के खुश होकर ही ज़िंदगी बिताते थे, काफ़ी कुछ सीखते थे। जैसे कि ये इन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। इसके बाद से फिर जब 15 साल के हुए तो स्कूल छोड़ा उन्होंने। उसके बाद वो चाहते थे कि वो स्विट्ज़रलैंड जाए और वहाँ पे पढ़ाई करें, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करें। तो वैसा ही उन्होंने किया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से वो ग्रेजुएट हुए। एंड 1900 में जब वो 21 ईयर्स के थे तब वो ग्रेजुएट हुए थे। लेकिन उस टाइम पे वो ग्रेजुएट होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनको कोई काम नहीं मिला था उस वक्त। तो फिर उसके बाद 1900 में तो नहीं मिला उनको, लेकिन फिर 1902 में 2 साल बाद उनको नौकरी मिल गई। और फिर 1905 में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिससे दुनिया में उनका एक नाम हो गया, मतलब दुनिया का हर एक इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानने लगा, विच इज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसके अलावा एक और फार्मूला, वैसे तो बहुत सारे एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरीज़ हैं, काम हैं, जो कि जिसके वजह से हाफ ऑफ द साइंस एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, जिससे साइंस चलती भी है। हम अगर जो साइंस के स्टूडेंट है
एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अननोन नाम नहीं हो सकता, उनके लिए हर एक इंसान जानता होगा। जैसे E=mc² का फॉर्मूला फिज़िक्स में इसके बिना काम होता ही नहीं है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस। और फिर 1915 में ये एक बुक लिखते हैं जिसमें ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में लिखते हैं। तो उसमें और इसके अलावा और भी जो इन्होंने थ्योरी वगैरह दी थी। तो 1970 में एक एक्लिप्स होता है सन का, सूर्य ग्रहण। तो उससे ये बात साबित हो जाती है कि जो 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी बुक में थ्योरी दी है वो बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी अप्रूव हो जाती है एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन रातों रात एक सेलिब्रिटी जैसे ही बन जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया उनकी वाहवाही करती है कि क्योंकि साइंटिस्ट, हम जब नाम ही हम सुनते हैं साइंटिस्ट, तो हमें लगता है भाई कितना दिमाग वाला काम होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और एक ऐसी थ्योरी जो एक ऐसे इंसान ने दी थी जिसका लोग मजाक उड़ाते थे एंड सीरियस नहीं लेते थे, और वो थ्योरी का सच हो जाना, मतलब कि साइंस के अंदर एक नए फॉर्मूला या न्यू थ्योरी का आविष्कार किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो रातों रात एक सेलिब्रिटी से कम नहीं रह गए थे। और फिर उसके बाद वही जो होता है, लोग उनके इंटरव्यूज़ लेने पहुँचे कि ये थ्योरी आपने कैसे बनाई, ये वो और काफ़ी कुछ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब जब वो यूनिवर्सिटी में गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, तो कॉलेज में जाओ और आपको प्यार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब अब आप कहेंगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली देयर हाई चांसेस दैट व्हेनेवर वी वेंट टू यूनिवर्सिटी अ लव स्टोरी स्टार्टेड। तो वही हाल एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इससे बचे नहीं थे, उनको भी प्यार हो गया था एक मिलेवा मैरिक नाम की लड़की से। तो वो इससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े बिज़ी थे तो उनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं शादी करूँगा अपनी बिलोवेड से, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। तो लेकिन इनकी मम्मी जो है आइंस्टाइन की, वो नहीं चाहती थी कि उनकी इससे शादी हो। क्यों? रीज़न था कि वो उनसे 3 साल बड़ी थी एज में, तो वो नहीं चाहती। और वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ तराक भी थी, मतलब शर्मीली नहीं थी, काफ़ी मुँह पे जवाब देना ऐसे ऐसे, तो काफ़ी बड़ी भी थी वो नहीं चाहती थी कि शादी उनकी। पर फिर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन फिर 1919 में इनका डिवोर्स हो जाता है। और इसके बाद फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन इस तरीके के नहीं थे कि मिलेवा मैरिक से उन्होंने प्यार किया था तो उसी के प्यार में देवदास बन जाए, इस टाइप के नहीं थे। वो बेसिकली थोड़े ज़्यादा ही प्रैक्टिकलिटी पे जीते थे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस में तो वैसे ही थ्योरी, तो उनका भी दिमाग उसी तरीके से था। तो फिर वो अपनी एक कज़न एल्सा है उससे दोबारा शादी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर अपनी लाइफ हैप्पीली बिताते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चलता है कि जो वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो उस टाइम पे नाज़ीज़ जो थे उनका पूरा कंट्रोल हो गया था जर्मनी के अंदर। तो अपनी आइडियोलॉजी चला रहे थे, अपनी मनमर्जी चला रहे थे। तो जब उनको पता चला एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि जर्मनी के अंदर एक ऐसा बॉम्ब बनाया गया जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है जर्मनी को, तो वो एक यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसमें जर्मनी ने ऐसा बॉम्ब बना लिया है जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। अगस्त टू 1939 को वो लेटर लिखते हैं। पर वो यूएसए वाले इसको उस तरीके से नहीं लेते, मतलब वो जर्मनी की हेल्प करने के बजाय वो भी वही बॉम्ब बना लेते हैं और फिर उस बॉम्ब का वो टेस्ट भी करते हैं। जो कि आपको याद होगा, अगर आप अपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था। तो उसकी वजह से एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, मतलब उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बार और ज़्यादा टेंशन में आ गए और उन्होंने दोबारा से एक लेटर लिखा, लेकिन इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट को ना लिख के उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर फिजन को जो बनाया था बॉम्ब उसको कोलैप्स करने के लिए या उसको हटवाने के लिए दोबारा से एक लेटर लिखते हैं वो, और वो उसके थ्रू वो दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस बॉम्ब को बनाने पे बैन किया जाए या जो भी किया जाए ताकि ख़तरा टल जाए। और क्योंकि 1933 में नाजीज़ का बिल्कुल कंट्रोल बढ़ जाता है, तो जर्मनी से एल्बर्ट आइंस्टाइन यूएसए भाग जाते हैं। 1955 में वो 76 ईयर के होते हैं और वो उनका मौत हो जाता है। और एक बात और, 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है बिकॉज ऑफ हिज सो मच what contribution in science and most probably in physics. Also he has good
amount of knowledge in math, he has good interest in math. तो ये था truly beautiful mind, जिसमें मतलब ये दिखाया गया है कि कैसे, चाहे एक पॉइंट पे आप पे कोई भी भरोसा ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप अपने आप पे भरोसा करेंगे एंड हार्ड वर्क करेंगे तो यू कैन ऑल्सो बी लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, और बियॉन्ड दैट वट एवर यू विश यू कैन कॉन्कर योर destination. So this is basically the moral of this chapter. I hope it's clear, and if it is, then please subscribe the channel, like the video, and yeah, thank you.